ये है आपका पेपर टू आज से शुरू हो रहा है। पेपर टू का केस ये है हमारे पास कि हमने करने हैं इसमें सूडो कोड्स और आज हम इनका डिस्कस करेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ग्रामर जो है बेसिकली उसकी सिंटैक्स कहलाती है। कि इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ क्योंकि इसकी वजह ये कि पेपर में अक्सर वो सिंटैक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली इट्स द ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये टर्म जो है आपकी प्रोग्रामिंग वो काम आएगी इन A2 एज वेल। प्रोग्रामिंग पेपर 2 में सीडो को भी यूज होगा। जी जी, पेपर टू में जो सूडो कोड लैंग्वेज जो आपके पेपर थ्री हैं उसके अंदर भी सूडो कोड भी हैं, थ्योरी भी है, और पेपर फोर में फिर जो है हम इंशाल्लाह तब पाइथन कर रहे होंगे। खैर, तो इसके अंदर जो चीज़ सबसे पहले डिस्कस करने वाली है वो डेटा टाइप्स हैं। इनमें से मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स आप पढ़ चुके होंगे इन योर ओ लेवल। कुछ जो हैं इसके अंदर ए लेवल के लिए यूनिक भी हैं, तो उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप जो आपके पास आ जाती है वो है आपके पास इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर क्या है कि एनीथिंग जो कि आप जिसे आप आम मैथमेटिक्स में होल नंबर्स कह रहे होते हैं या नॉन डेसिमल नंबर्स कह रहे होते हो। 3 हो गया, 23 हो गया, -1 हो गया, कोई भी नेगेटिव नंबर हो गया, या 0 हो गया। इन शॉर्ट नॉन डेसिमल नंबर्स। नॉन डेसिमल नंबर्स जो हैं वो आपकी इंटीजर डेटा टाइप कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो आ जाती है वो है रियल डेटा टाइप। रियल डेटा टाइप क्या होती है? वो नंबर्स जो डेसिमल इंक्लूड करते हैं। 3.0, 0.0, -1.0, या फिर मैं इधर कह लेता हूँ 2.7। ये जो आप देख रहे हो कि 0.0 लिखा है, इसको डायरेक्टली 0 भी लिखा जा सकता है, या 3.0 लिखा हुआ है। अच्छा, ये डेटा टाइप बेसिकली किसी एक वेरिएबल की होती है। ये बात याद रहे कि 3.0 को 3 के इक्वल नहीं कंसिडर किया जा सकता। इन नॉर्मल डेटा टाइप कंपैरिजन की बात करें तो रियल नंबर्स एंड इंटीजर नंबर्स आर नॉट इक्वल। 3.0 इज अ डिफरेंट थिंग, 3 इज अ डिफरेंट थिंग। तो इनको जो है अपने सेपरेट कंसिडर करना होता है। पाइथन में इसको फ्लोट कहा जाता है। हमारे यहाँ जो सूडो कोड में इसको हम रियल बोलते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्लोट पॉइंट ऑफ अ नंबर। तो रियल कैटेगरी में, रियल डेटा टाइप में हमारे पास जो है आ रहा है डेसिमल नंबर्स। उसके बाद तीसरी जो आपके पास आ जाती है डेटा टाइप, वो है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या हमसे कहती है कि कोई भी चीज़ जो आपने इस तरह से डबल स्पीच मार्क्स में लिखी हो, फॉर एग्जांपल ये ABC है, चाहे वो कोई एक वर्ड हो, जिस तरह से वो हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट आप पढ़ते हो, ठीक है, या फिर ये एक ब्लैंक हिस्सा भी हो सकता है, और इसके अलावा नंबर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, इस तरह से। और ये कि जो भी चीज़ आपके डबल स्पीच मार्क्स में आ रही हो वो जो है स्ट्रिंग कहलाएगी। इसके अलावा अगर एक अल्फ़ाबेट भी हो, फॉर एग्जांपल एक हम अल्फ़ाबेट A लिख लेते हैं, तो ये भी स्ट्रिंग कैटेगरी में फॉल करता है। चौथी जो आपके पास आ जाती है, चौथी आपके पास है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होती है कि कोई एक कैरेक्टर जिसमें लिखा हो, एक सिंगल अल्फ़ाबेट लिखा हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो कोई एक नंबर हो, ये जो है आपकी कैरेक्टर डेटा टाइप है। एक सिंगल कैरेक्टर जो है कैटेगरी में जो फॉल कर रहा हो सिंगल स्पीच मार्क्स के साथ, वो जो है कैरेक्टर डेटा टाइप है। अच्छा, अभी इधर गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने ये जो चीज़ है इसको स्ट्रिंग बोला, और इस वाली चीज़ को मैंने कैरेक्टर बोला। इस पर डबल स्पीच मार्क पे, इस पर डबल सिंगल स्पीच मार्क है, इस वजह से बोला। लेकिन एग्जामिनर आपको अब इस बात की इन दी रीसेंट 2025 पेपर इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है
कि अगर एक जगह पर सिंगल करेक्टर लिखा हो तो उसको स्ट्रिंग एज्यूम कर लेना या उसको करेक्टर एज्यूम कर लेने में कोई मसला नहीं है, वो अलाउ करता है आपको। यानी कि वो जो स्विचिंग है फ्रॉम, यानी कि एक सिंगल लेंथ बेसिकली होता है कितने करेक्टर्स है उसमें, कि अगर उसकी लेंथ 1 है तो उसको आप करेक्टर डेटा टाइप भी एज्यूम कर सकते हो और उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप भी एज्यूम कर सकते हो, दोनों तरह से आप गलत नहीं होगे। लेकिन अगर उसके ऊपर ये ऐसा स्पीच मार्क्स आइडेंटिफाइड हो तो फिर गौर कर लेना कि स्पीच मार्क्स के अंदर ये है, लेकिन इनका अक्रॉस यूज जो है वो अलाउड है। आगे हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके अंदर ये बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये जो चार हैं ये तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड वो हैं जो ओ लेवल में भी होती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही। यस सर। अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं पांचवी जो डेटा टाइप आ जाती है आपके पास वो है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या होती है, इसकी दो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, दो फिक्स्ड वैल्यूज होंगी, ट्रू, सॉरी इससे नहीं वैल्यूज लिखा था मैं, एक इसकी वैल्यू है पॉसिबल ट्रू और फॉल्स, ये इसकी दो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, टू फिक्स्ड वैल्यूज। ये क्या होता है, किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करके शो कर रहा होता है कि क्या ये कंपैरिजन ट्रू है या फॉल्स है। कोई कंडीशन जिसको ट्रू या फॉल्स करना हो उसके लिए बूलियन डेटा टाइप इस्तेमाल की जाती है। दो और डेटा टाइप्स हैं जिनका एग्जाम में आपका इस्तेमाल तो आता है लेकिन थोड़ा कम है इनका इस्तेमाल। एक डेटा टाइप आ जाती है आपके पास डेट की। डेट डेटा टाइप की आपके पास एग्जांपल इस तरह से आ जाएगी कि कोई भी डेट है, फॉर एग्जांपल हम आज की बात कर लेते हैं तो 08/01/2026। केस क्या है कि इसको इस स्ट्रक्चर में लिखा जाए, सॉरी डबल डी डबल एम और 4 आपके ईयर्स। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने की ये है कि ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स है ना, ये जिसके इंडिविजुअल पार्ट्स हैं ये इंटीजर हैं। ये पार्ट्स जो हैं ये इसकी इंटीजर है, ये भी इसका पार्ट जो है इंटीजर है और ये वाला पार्ट भी इसका इंटीजर है। ये कंबाइंड तौर पे एक डेट डेटा टाइप बन रही है, इंडिविजुअली इंटीजर कंबाइंड डेट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि तीन इंटीजर वैल्यूज मिलकर डेट बनाती हैं। डेट कैसे बनाई जाती है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो प्रोग्रामिंग में आपको सेपरेटली सीखने की जरूरत नहीं कि डेट के साथ से चलती है। वो सिर्फ हम जो है एक बिल्ट इन फंक्शन सीखेंगे उसका आगे फ्यूचर में, जिससे कि आप डेट बनाना सीख जाओगे। एंड फाइनल डेटा टाइप जो आपके पास आ जाती है दैट इज करेंसी। इस करेंसी डेटा टाइप का आज तक पेपर में एक भी सवाल नहीं आया हुआ मेरे नज़दीक। सवाल ये कि वो आइडेंटिफाई करने को कह देते कि ये करेंसी डेटा टाइप आप आइडेंटिफाई करें। करेंसी डेटा टाइप जो है बेसिकली उसके आगे आपके पास ये डॉलर का साइन आ जाता है और इसके आगे कोई भी इंटीजर, बल्कि सॉरी आपके पास ये जो है रियल वैल्यूज़ के आगे लगी हुई होती है। फॉर एग्जांपल जी आपके पास $23.0 आ गए या फिर आपके पास $0.0 आ गए, इस तरह से कुछ भी जो है वैल्यू हो सकती है। ये नेगेटिव नहीं होती, ये रियल होती है सिर्फ। लेकिन ये जो है ऐसा डॉलर साइन लगाया जाता है वो करेंसी डेटा टाइप होती है। इसका कोई भी सवाल नहीं आता आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ना इसी प्रोग्रामिंग मेरे ख्याल से सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारी जो है क्या कहते हैं आपकी डेटा टाइप्स हैं, इनमें से किसी में कोई सवाल है आपका? नहीं सर। अच्छा, ओके। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम अगली बात करते हैं विच आर इज वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स? देखो, एक मैथमेटिक के अंदर एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल दिया हुआ है x, इससे मुराद ये कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, अक्सर उसकी रेंज बताई जाती है या फिर हमने रेंज ढूंढनी होती है, कोई वैल्यू ढूंढनी होती है। लेकिन अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन हो तो इसके अंदर जो है x जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट फिल वक्त वो वेरिएबल है। मतलब ये कि आप इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज डालकर चेक कर सकते हो कि कौन सी वाली वैल्यू जो है इसका ये आंसर जनरेट करेगी। सेम केस प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ होते हैं जो कि कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इधर हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स की। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स।
कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। कि अगर हम पहले वेरिएबल की बात करें, पहले वेरिएबल के लिए कर रहे थे, कॉन्स्टेंट की फिर हम आगे जाके बात कर लेंगे। कि हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, डिक्लेयर एक्स इंटीजर। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक जगह एलोकेट की जाएगी एक्स को, जो कि इंटीजर वैल्यू ओनली स्टोर कर सकती है। ये आपको इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करने देगा। इसके ऊपर हम बात करते हैं, इंटीजर वैल्यू ओनली। सीन क्या है कि अब इसको अगर हमने वैल्यू असाइन करनी हो तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम x को यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो क्या होगा कि यहाँ पर 5 आके स्टोर हो जाएगा, सिंपल काम। इसी तरह से एक और केस आपको पूछा जाता है कि अगर ये चीज़ की गई हो तो क्या होगा। तो इस केस में x के अंदर बेसिकली अगर आपके पास ये वेरिएबल x है तो इसके अंदर वैल्यू 7 स्टोर होगी। द मोस्ट रिसेंट वैल्यू इज स्टोर्ड, द मोस्ट रिसेंट वैल्यू। जो पिछली वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाती है। इस वैल्यू के ऊपर जो है अगला डाटा लिख दिया गया था और फिर इसके बाद अगेन इसके ऊपर अगला डाटा लाकर लिख दिया गया, जिस वजह से ये पिछली वाली वैल्यूज अब गायब हो चुकी हैं। वेरिएबल्स एक दफ़ा में एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं और वो सबसे ज़्यादा रिसेंट वाली वैल्यू होती है। ये आपको क्लियर हुआ? ये तो आता ही होगा बिल्कुल। ये तो O लेवल में भी जी जी। उसके बाद जो है एक और चीज़ ये है कि मैं थोड़े से जल्दी गो थ्रू कर लेता हूँ क्योंकि ये सिंपल चीज़ है कि आप डेटा टाइप के ऊपर कि अगर आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई हो कि x को असाइन किया जा रहा है हेलो, तो एक्स यू के जो है आपका इंटीजर डिक्लेयर हो चुका हुआ था, तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये ऑफकोर्स उसकी डेटा टाइप नहीं है, तो जिस वजह से ये डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं होगी। दूसरी बात आपके पास आ जाती है डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स की। अच्छा, याद रहे कि कॉन्स्टेंट्स का यूज़ जो है ना वो एग्जाम में शायद कोई क्वेश्चन हो जितना लाजमी हो कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करना, लेकिन इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूछ सकते हैं इसके ऊपर सवाल कि जिस तरह हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम फिजिक्स में या आपने मैकेनिक्स का पेपर दिया होगा तो उसके अंदर हम g की वैल्यू को एज्यूम करते हैं एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो g होता है इसको हम कह रहे होते हैं एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग में भी हमें शायद ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए हो, तो इसको डिक्लेरेशन का तरीका ये होता है कि इसके लिए लिखी जाती है स्टेटमेंट एज कांस्टेंट g और आगे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 9.81। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है? अच्छा, इसकी जो डेटा टाइप होती है ना वो ऑटो सेट होती है, ऑटो सेट डेटा टाइप। इसकी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करनी होती आपको। जो कांस्टेंट होता है ये अपनी डेटा टाइप खुद से सेट कर लेता है। सीन क्या है कि अगर इसके ऊपर आप जी को बाद में कोई भी वैल्यू साइन करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा कि ये बात, ये चीज़ जो है ना, ये एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये गलत नहीं है, एरर नहीं जनरेट होगी, बस सिंपली क्या होगा कि जी विल रिमेन 9.81। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी इसको वैल्यूज असाइन कर दो, जी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगी बिकॉज जी वॉज सेट टू 9.81। जो उसकी वैल्यू सेट कर दी गई वही रहेगी, जितनी मर्जी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिख लो, जो मर्जी कर लो आगे से, वो अपनी वैल्यू बदलेगा नहीं। ये आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये वेरिएबल्स आ गए, ये कॉन्स्टेंट्स हो गए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी को, कि आपके इनपुट एंड आउटपुट ऑफ वेरिएबल्स, इनपुट
आउटपुट ऑफ वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल का यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं अपने पास, डिक्लेयर माय नेम स्ट्रिंग। अब क्या होगा कि इधर मैं नेक्स्ट लाइन लिख देता हूं, इनपुट माय नेम। माय नेम एक वेरिएबल था जो कि हमने यूजर्स से इनपुट मांगा, तो इसकी वैल्यू इज एंटर्ड बाय द यूजर, इट्स वैल्यू इज एंटर्ड बाय द यूजर। अच्छा, इधर एक याद रखने वाली बात यह है कि आपका कोड प्रोग्रेस नहीं करेगा जब तक इसकी वैल्यू नहीं एंटर कर दी जाती। द कोड विल नॉट प्रोग्रेस until value is entered। जब तक इसकी वैल्यू नहीं एंटर कर दी जाती, इसके अंदर जो है कोड आपका आगे नहीं चलेगा। एक जुमला अक्सर जो है कहा जाता है प्रॉम्प्ट इन इनपुट का। एग्जामिनर कहता है कि प्रॉम्प्ट इन इनपुट, उसके लिए क्या किया जाता है कि इधर आउटपुट या समझ जाओगे, प्रॉम्प्ट भी समझ जाओगे आप, कि इधर आउटपुट में लिख देता हूं, आउटपुट एंटर योर नेम, और फिर उसके बाद आप लिखते हो इनपुट माय नेम। तो क्या होता है कि ये जो हमने जुमला लिखा ना, ये आपका प्रॉम्प्ट इनपुट है, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। कि प्रॉम्प्ट करने का मतलब ये कि पहले यूजर को बताओ कि ये चीज़ करनी है, उसके बाद वो ये चीज़ का इनपुट मांगे। क्योंकि अगर इनपुट माय नेम लिखोगे ना, तो वो यूजर से कुछ कहेगा नहीं करने को, वो बस रुक जाएगा कोड उधर। लेकिन जब आपने इस तरह प्रॉम्प्ट वाली वैल्यू बीच में डाल दी, तो कोड पहले ये मैसेज आउटपुट करेगा कि आउटपुट एंटर योर नेम, और उसके बाद वो इनपुट मांगने के इंतजार करेगा। जो आउटपुट है ना, वो आप किसी वेरिएबल के लिए भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है कि कहते हैं आउटपुट माय नेम लिख दो, तो वो जो है कि कहते हैं वो उस वेरिएबल से वैल्यू कैच करके आउटपुट कर देगा। वरना इससे डायरेक्टली जो है आप स्ट्रिंग भी आउटपुट कर सकते हो डायरेक्ट लिखकर, या इसको एक फॉर्मेटिंग भी की जाती है, जिसे कहा जाता है, आपके पास यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है कि आपने वेरिएबल और स्ट्रिंग डेटा टाइप मिक्स करके आउटपुट करना है, जिसे वो कहते हैं कि पेपर में अक्सर मेंशन किया होता है सूटेबल आउटपुट मैसेज। तो उसके लिए आप लिख सकते हो इस तरह से, आउटपुट माय नेम इज, माय नेम इज लिखा, कॉमा माय नेम। इस चीज को कहा जाता है फॉर्मेटेड आउटपुट, या जिसको उससे अक्सर मेंशन किया होता है एज सूटेबल मैसेज। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स भी होते हैं, जो कि हम आगे ऑफ कोर्स पाइथन में पढ़ेंगे। आपके सूडो कोड में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स नहीं होते, उनको लिखने का तरीका यही होता है। लेकिन ये जो है आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं इनपुट और आउटपुट करने के। इनमें से कोई सवाल आपका? सर ये आउटपुट और इनपुट कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं है? आउटपुट और इनपुट को कैपिटल में लिखना लाजमी है, ऑल कैपिटल में लिखना इसको लाजमी लाजमी है। है? जी जी, लाजमी है। ओके। जो और जब है हम डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल या कांस्टेंट, जब डिक्लेयर वर्ड भी मतलब जी जी, लाइक डिक्लेयर एंड कांस्टेंट, ये स्ट्रिंग, ये इंटीजर, ये सारा कुछ कैपिटल में लिखना लाजमी है। सही। जितने भी आपके ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वर्ड्स है ना, इनको ऑल कैपिटल में लिखा जाता है, जितने भी हैं सारे ऑल कैपिटल में होते हैं। सही है। अच्छा अच्छा, ये ऑल कैपिटल बाय द वे सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सूडो कोड्स में चलता है इस तरह से, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से नहीं होता, लेकिन सूडो कोड्स उससे एक क्लैरिफिकेशन रखने के लिए किया हुआ है। कि ये मतलब हाँ कोडिंग से रिलेटेड है ये वाला वर्ड। जी। सही। उसके बाद आपके पास आ जाते सर हैं पाइथन ऑपरेटर। में नहीं है मतलब कैपिटल में तो जरूरी नहीं है पाइथन में? पाइथन में जो है क्या कहते हैं, कुछ पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल किया जाता है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल किया जाता है। सही। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे नहीं भी किया जाता, कुछ भी किया जाता है। पाइथन में बेसिकली ये होता है कि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि कैपिटल और स्मॉल डिफरेंट चीज़ें में अज्यूम करता है, और ये इस मामले में बहुत ज़्यादा तेज होता है।
यानी कि पाइथन के लिए माई नेम और माई नेम ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मैं सर पूछने अच्छा, वाला था, सूडो कोड में भी मतलब लाइक अगर यस, सूडो कोड में भी मैं हम डिक्लेयर इसको किया इसी माय तरह से नेम ले रहे हैं। कांस्टेंट, तो कोई और केस सेंसिटिव सूडो कोड में भी। जी, सूडो कोड में हम केस सेंसिटिव लेते हैं। ऑल्दो ओके। छोटी मोटी गलती एग्जामिनर माफ कर देगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ना हो। छोटा मोटा एक आधा इधर से हो जाता है ना, तो एग्जामिनर माफ कर देगा, लेकिन सूडो कोड्स को केस सेंसिटिव कंसिडर किया जाता है। दूसरा इसे कहते हैं इंडेंट सेंसिटिव। ये सूडो कोड्स इतने ज़्यादा नहीं है इंडेंट सेंसिटिव, इधर भी एग्जामिनर की माफ़ी है, लेकिन वैसे इंडेंटेशन फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें कोई एरर हो जाए तो आपको माफ़ी है। वो ये है कि अगर एक कोड की ये जो समझ लो स्टार्टिंग लाइन है, तो इधर माय नेम इस तरह से लिखा हो, या वो वेरिएबल मैंने इस तरह करके लिख दिया हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये स्पेस मैंने जो छोड़ी है इसे इंडेंट कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन ये माय नेम डिफरेंट असर रख सकता है। बिल्कुल सेम लिखा है, लेकिन क्योंकि इंडेंट का फ़र्क आ गया, तो आगे हम जब केसेस पढ़ेंगे लूप्स वगैरह के, फंक्शंस के, तो उधर जो है ये डिफरेंट मतलब रख सकता है। तो पाइथन इस मामले में बहुत सेंसिटिव होती है। सूडो कोड्स को भी उन्होंने इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन उसने फिर भी आपको माफ़ी दी हुई है। ऑल तो सूडो कोड्स पाइथन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। सूडो कोड जो हैं, अगर जो लैंग्वेज फॉलो हो रही है, दैट इज़ विजुअल बेसिक्स, लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ें जो दो हैं वो उसने पाइथन से उठाई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं आपके पास यहाँ पे? सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं आपके पास? आपके पास पहले तो चार स्टैंडर्ड हैं, प्लस, माइनस, ये आप एस्टेरिस्क बनाते हो फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन का साइन लगाते हो स्लैश के साथ। फिर आपके पास दो आ जाते हैं div. Div is basically your integer division. Integer division ये क्या होती है मैं बताता हूँ। डिवीजन एंड mod is remainder division. फ़र्क क्या है इन दोनों में, और ये दोनों होते क्या हैं, इनका क्या यूज़ आ सकता है, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो देखो कि आपके पास डिव ये है कि अगर मैं एक डिवीजन नॉर्मल लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 div 2, 5 mod 2। ये तीनों डिविजन हो रही हैं, लेकिन इनके आंसर डिफरेंट आएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पर आपके पास इस डिवीजन की वर्किंग करके दिखाऊँ, तो इसका मतलब ये कि 2 बाहर 5 अंदर, तो ये हो जाएगा 2 2s आर 4, 1 कैरी, ठीक है। 5 div 2 क्या होगा? 5 div 2 जो है बेसिकली 2 होगा, 5 mod 2 1 होगा। ये वाला पार्ट जो है आपका div है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका mod है। मॉड रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है, डिव उसकी वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या करेगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है बेसिकली आपको ये, ओहो, ये पूरी की पूरी डिवीजन करके रिटर्न करेगा, यानी कि आपको इसका आंसर 2.5 मिलेगा। डिव आपको रिटर्न कर रहा है द इंटीजर पार्ट, whereas mod is returning the remainder part. अब समझ में आया? यस। हम्म, लेकिन याद रहे कि div राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं दे रहा, राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं दे रहा, ये विदाउट एनी रिमाइंडर वैल्यू दे रहा है, विदाउट एनी रिमाइंडर, विदाउट एनी डेसिमल पार्ट, क्योंकि इसे बेसिकली बस डेसिमल पार्ट काट दिया आपका। ये जो है आपको रिमाइंडर दे रहा है बस। राउंडिंग ऑफ इस चीज़ से नहीं होती। राउंडिंग ऑफ करने का सर तरीका क्या है? अगर 2 डिवाइड बाय 5 हो तो फिर तो इंटीजर वैल्यू ही है। 2 डिवाइडेड बाई 5 हो तो यस, फिर आंसर जीरो होगा, उस केस में आंसर 5 जीरो डिव का आएगा। 2 का आंसर 0 होगा। सही।
2 div 5 का आंसर 0 होगा, 5 div 2 हाँ का 2 आंसर डिव तो 2 5 होगा। का, हाँ सॉरी जी। सॉरी 2 डिव 5 का। और फिर उस मॉड केस में में क्या होगा, 2 मॉड 5, मेरे फिर ख्याल से मेरा तो तो जो रिमाइंडर वैल्यू नहीं आएगी। नहीं, वो तो उस केस में तो पूरा पूरा ही आंसर नंबर है टू। वो ये 5 आ गया ना, ये 2, तो 5 जीरोज आर 0, तो 2 ये मॉड में आ जाएगा, ये ये आपके मॉड में पास। तो बिल्कुल हाँ, सही। ये आएगा। उसके बाद अच्छा, इसके अंदर मैं क्या समझा देता हूँ। इधर जो है वो आपको एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ पेपर में आगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उसका तरफ सिर्फ इशारा करता जा रहा हूँ कि वो आपको क्वेश्चन में एक चीज़ देता है कि वो आपसे कहता है कि इनपुट करें x एंड टेल आइडेंटिफाई इफ x is divisible by 7, कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। या फिर उससे एक और जगह पूछा हुआ है कि इफ x is even और ऑड, उससे ये सवाल पूछा हुआ है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के जहन में जिसके डिव मॉड का फंक्शन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि नहीं समझ आ रहा होता उस टाइम पे कि क्या करना है, और वो इसको गलत करके आ रहे होते हैं। इस सवाल के ऊपर बकायदा एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, हालांकि ये 4 नंबर का बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सीन क्या है कि आपने अगर यहाँ पर हम पहले ये डिवीजन बाय 7 चेक कर लेते हैं, डिवीजन बाय 7 हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे सिंपली x मॉड 7, x मॉड 7 का हम आंसर चेक करना चाहेंगे कि आंसर क्या आता है। अगर तो ये आंसर जो है इफ 0 है, नंबर इज डिविजिबल। ये बात तो एक नॉर्मल मैथमेटिक रूल है ना, कि आपको पता होगा कि जैसा 21 7 से डिविजिबल है, तो मैं इधर अगर 21 को, फॉर एग्जांपल x जो है वो 21 होता, ये 21 है, और यहाँ पर आपको 7 गिवन होता, तो 7 3 जो है वो 21 होता है, एंड आंसर में आपके पास 0 आ जाता है। तो मॉड के ऊपर क्या आंसर आना होता है, मॉड के ऊपर तो ये वाला आंसर आना होता है ना, तो यहाँ पे क्या आता, 0 आ जाता। तो हमें पता होता कि वो नंबर जो है डिविजिबल बाय 7 है, और अगर ये आंसर में रिमाइंडर आता तो हमें पता होता कि नहीं है। इसके ऊपर ये जो एफ वाली कंडीशन है, ये जब हम इस स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे हम तब करेंगे, वैसे तो आपको ओ लेवल से पता होगा। इसी तरह से इवन और ऑड क्या होता है, इवन और ऑड अगर आपको पता हो कि मैथमेटिक्स में हम डिवीजन डिविजिबल बाय 2 चेक करते हैं, मैं इसको डिविजिबल पर लिखना चाहिए था, डिविजिबल, डिविजिबल के अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है तो हम उसे इवन कहते हैं। डिविजिबल बाय 2 जो होता है वो इवन ऑड में डिफरेंशिएट कर रहा होता है। आपको पता है कि हर नंबर जो इवन होता है वो डिविजिबल बाय 2 होता है, जबकि वो नहीं होता। तो उसके लिए भी आप यही करोगे कि आप x मॉड 2 लिखोगे, और उसके आंसर के ऊपर भी आगे जाकर यही वाली कंडीशन अप्लाई हो रही होती है कि अगर, इसी कॉपी कैसे बनाते हैं, कंट्रोल सी और लिख ले कंट्रोल वी, कि अगर इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 होगा। ये पेपर में पूछे गए सवाल हैं, और इसके ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट जो इस चीज़ के ऊपर डिवर मॉड वाली चीज़ होती है ना, इस पर इतना फोकस ही नहीं करता। बहुत बेसिक सी चीज़ है, और शुरू के चैप्टर के स्टूडेंट भूल चुका होता है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सवाल उसने आगे पूछे हैं, जो कि 2 से 3 नंबर हमेशा वो आपका खा जाएगा इस केस में, कि उसने लाजमी चीज़ डाली होगी, और पेपर के टेंशन और काम के दौरान आपको ये वाली चीज़ भूली हुई होगी कि डिव और मॉड क्या होते थे और इसका कोई इस्तेमाल भी था। तो ये जो बेसिक ऑपरेटर्स है ना, ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद अच्छा, इसमें कोई सवाल वैसे? नो। ओके। उसके बाद जो है कि कहते हैं, आपके पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं, दे आर बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ये आपके कंपैरिजन रिजल्ट्स बता रहे होते हैं, कि टेल कंपैरिजन रिजल्ट्स, और इनका इस्तेमाल होता है बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में।
कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह से, कि जैसा से आप कहते हो ना कि अगर बारिश ना हो रही हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो जिसमें इफ आ रहा हो, जिसमें एक कंडीशन के तहत दूसरा काम होना है या नहीं होना, उनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहा जाता है और उनके अंदर इनका इस्तेमाल होता है, बूलियन ऑपरेटर्स का। अच्छा, इसके अलावा जो है कि कहते हैं बेसिकली लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं, उनका भी बेसिकली इधर इस्तेमाल होता है। सीन ये होता है कि इसके अंदर जो ऑपरेटर्स आ जाते हैं वो आपके पास है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू को इस तरह से लिखा जाता है, एंड ये आपका इक्वल टू होता है। ये जो चीज़ है ये आपका नॉट इक्वल टू के लिए जो है ये वाला साइन इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, वो इक्वल लेके क्रॉस नहीं करना जैसा मैथ में करते हैं, वो गलत होता है इसके लिए। अच्छा, सीन ये है कि अगर मैं इसके ऊपर एक तो वर्किंग करके दिखाऊं कि आपको एक्स है, इसको हम वैल्यू साइन कर देते हैं 3 की, वाई है इसको वैल्यू साइन कर देते हैं हम 7 की, एंड जी है इसको हम वैल्यू साइन कर देते हैं 21 की। तो अगर हम बात करें कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर आंसर में आपके पास आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये अब बूलियन ऑपरेटर है, इसका आंसर बूलियन में आना है। इसी तरह से अगर हम लिख लेते हैं कि z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो ये बात ट्रू है क्योंकि ग्रेटर है ना, तो उस केस में ये ट्रू होगी। अगर हम बात करते हैं कि इधर मैं एक बना लेता हूँ w और इसको भी वैल्यू में साइन कर देता हूँ 7 की, और फिर मैं इधर यही बात लिखता हूँ कि w इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो ये बात भी ट्रू है क्योंकि ये इक्वल तो फिर भी है, तो उस केस पे भी आपका लग सकता है, ट्रू आ जाएगा इधर। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो ये बात भी ट्रू है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इधर ट्रू आ जाएगा। इस तरह से आप जो हो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं या फॉल्स हैं, बिट दो वेरिएबल्स की या दो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, या एक वेरिएबल एक एब्सोल्यूट वैल्यू को आपस में कंपेयर करके आगे कंडीशन रन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, अच्छा इसमें कोई सवाल? नहीं सर। ओके, उसके बाद जो है आपके पास आ जाते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स, कि आपके लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिक ऑपरेटर्स, जिससे से हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे अभी पिछले चैप्टर्स में, तो लॉजिक ऑपरेटर्स हमारे पास 3 होते हैं, और, एंड, नॉट। ऑन एयर नॉट बिल्कुल उसी तरह से एक्ट कर रहे होते हैं जिस तरह से लॉजिक गेट्स में ये एक्ट कर रहे थे। ये क्या होता है कि जब आपने मल्टीपल बूलियन कंडीशंस को आपस में चलाना हो, जिस तरह से अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं तीन चार स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम सारा कुछ डिस्कस कर लें, कि मैं कह देता हूँ कि दोबारा से कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 21। मैं ये कह देता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ लेस देन 3। अच्छा, इसकी वैल्यूएशन क्या होगी? आपको पता है कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, लेकिन और ऑपरेटर लगा हुआ है जिसके अंदर की कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आना होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास आंसर बनेगा ट्रू। उसके बाद एंड ऑपरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर यही वाली स्टेटमेंट लिखी होती बट एंड के साथ लिखी होती, इसको मैं इसी को एग्जैक्टली मैं कॉपी कर लेता हूँ, कि कॉपी और कंट्रोल वी, लेकिन अब जो है मैं इसका ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ एंड के साथ, तो
अब क्या होगा कि एंड को दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं, तो इस केस में आंसर फॉल्स आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह से अगर मैं तीसरी दफ़ा स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, लेकिन मैं इसमें एक डिफरेंस डाल देता हूँ, वो ये कि मैं इस दफ़ा इस स्टेटमेंट के साथ लगा देता हूँ, जगह ही नहीं बची, कि मैं स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ टू, ये एंड लगाया हुआ था, एंड नॉट y इज लेस देन 3। अच्छा, y इज लेस देन 3 क्या था? फॉल्स था। ये वाला पार्ट जो था ये फॉल्स था। लेकिन जब इस पूरे पार्ट को डिस्कस किया जाएगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? इन अ ग्रेटर सेंस ये पूरा पार्ट ट्रू हो जाएगा। ट्रू एंड ट्रू आपको क्या दे रहा होता है? आंसर आपके पास ट्रू आ जाएगा। ये तीन आपके लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं, बिल्कुल लॉजिक गेट्स की तरह काम करते हैं, और ये आपके पास ओ लेवल में भी थे। इनमें कोई सवाल आपका? अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं हम आते हैं जो कि आपका समझ लो पहला सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, वो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स आपके पास दो होते हैं, एक आपके पास इफ एल्स स्ट्रक्चर होता है और एक केस स्टेटमेंट्स होती हैं। ये बेसिकली है, इसको एक और भी कहा जाता है, बेसिकली कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स सिलेक्शन वगैरह स्टेटमेंट के नाम से, और ये डिफरेंट जो है इस तरह से आपके पास इसका आ जाता है। तो पहला जो है आपके पास आ जाता है इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर। हम दोनों स्ट्रक्चर्स को एक ही तरह से डिस्कस करेंगे कि अगर हम बात कर रहे हों एज ग्रुप्स के ऊपर, कि एज ग्रुप्स में हम की कहते हैं कि क्या कहें कि 0 से लेकर 5 तक वाले को हम चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि कहते हैं हम 5.5 वाली एज से लेकर जो है 18 वाले को माइनर कह लेते हैं। 18 तो माइनर नहीं होता, 17.5 कर लेते हैं इसे कि ये माइनर है। उसके बाद जो है कि कहते हैं हम 18 से लेकर 60 तक वाले को एडल्ट कह लेते हैं, और 60 से ऑनवर्ड जितनी भी है, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाता जो भी है, उसको हम सीनियर कह लेते हैं। ये हमारे पास केस है। इसके लिए कोड क्या लिखा जाएगा ये देख लेते हैं। कोड इसके लिए इस तरह से लिखा जाता है फिल स्ट्रक्चर में, कि इधर हम बना देते हैं अपने पास वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर एज। अच्छा, एज में क्योंकि आपको डेसिमल वैल्यूज नज़र आ रही हैं तो ये रियल डेटा टाइप की होगी, रियल। और हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट मांग लेते हैं, इनपुट एज। यूज़र ने कोई भी एज अपनी एंटर कर ली, उसके बारे में हम कोड देखते हैं। इसलिए लिखा जाएगा कि इफ़ यूजर को पहले प्रॉम्प्ट नहीं करना होगा? वो करना होगा, लेकिन ये मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कर रहा हूँ। हमेशा प्रॉम्प्ट करना लाजमी नहीं होता जब तक उसने कहा ना हो। सही। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी कोड को लिखा था इस वजह से। इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू, एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा देन क्या किया जाएगा कि हम इधर आउटपुट कर लेते हैं, कि वो आउटपुट कर देगा कि ये अभी चाइल्ड है। एल्स इफ, ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स स्ट्रक्चर था ना, तो एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 5, यानी कि अगर वो 5 साल से बड़ा है, क्योंकि इधर मैंने लेस देन इक्वल टू लिख दिया था ना, कि लेस और इक्वल वाले को 5, अगर 5 से ज़्यादा है, एंड एज इज लेस देन 18, क्योंकि हमने बात की थी ना कि 18 से लेस वाले को हम माइनर कह रहे हैं, लेस देन 18 है,
देन हम क्या करेंगे, अच्छा ये देखो ना, मैं इस तरह से ये जो साइन का गौर, बड़े गौर से करना है कि जो उसे लफ्ज लिखे हैं ना, वहाँ पे वर्डिंग लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग चलना है। कि हमने कहा कि लेस देन इक्वल टू 5 वाला चाइल्ड है, तो 5 से बड़ा वाला सिर्फ जो है वो माइनर की कैटेगरी में आएगा। एंड एज लेस देन 18 जो है वो माइनर है। 18 वाले को भी हम एडल्ट मानेंगे। जिस दिन वो 18 साल का हो गया उस दिन उसी बर्थडे, मतलब जिस दिन उसकी बर्थडे थी उसी दिन हमने उसका एडल्ट मान लिया। तो इधर आ जाएगा आपके पास आउटपुट माइनर एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि 18 के इक्वल या उससे बड़ी है, एंड द एज इज लेस देन 60, कि वो 60 से कम है, तो हम क्या करेंगे, देन हम इसको कहेंगे देन आउटपुट एडल्ट। तीसरे केस में आपके पास एल्स रह जाएगा। अच्छा, एल्स केस में अब देखो आपको नजर ये आ रहा है कि आखिरी केस कौन सा है, ये वाला केस होता है। एल्स केस में भी ये होता है कि जिसे कि बिल्कुल आखिर वाला केस है, डायरेक्टली हमें पता है कि इसके बाद आउटपुट क्या होगा, आउटपुट सीनियर। अच्छा, अगर ये डर होता कि वो एक इनवैलिड वैल्यू पुट कर देगा, नेगेटिव वैल्यू डाल देगा, तो उस केस में फिर आप एल्स इफ एज ग्रेटर देन 60 लिखते। इधर फिर आपके पास ये आ जाता है कि एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन आप क्या करोगे, देन आप आउटपुट कर दोगे सीनियर, और फाइनल केस में कर दोगे आप एल्स आउटपुट एरर। एरर कर दो, इनवैलिड वैल्यू कह दो, कि क्योंकि वो जो है आपका एक आखिरी केस है कि भाई जीरो से लेकर सारी एज तो हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 भी हमने कर दिया था एड्रेस, तो उसके बाद जो रहेगी चीज़ वो गलत डाटा है ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ लिख लेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास एंड इफ, आप अपने इफ स्टेटमेंट को एंड कर दोगे यहाँ पर। उसके बाद इसी चीज़ को जो है, अब देखो आप इतनी ज़्यादा लाइनें लिखी गई, गाना भी बड़ा पड़ा है मेरी, ऊपर से हैंड राइटिंग भी ख़राब हो गई है, बहुत टाइम टेकिंग था। इस चीज़ के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है के स्ट्रक्चर, जिसे के स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, जब इतना लंबा कोड होता है ना, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करो। देखो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी थोड़ी लाइंस का कोड होता है ना, उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट होता है। जितनी थोड़ी लाइंस उतना एफिशिएंट कोड, सीधी बात। तो ऊपर वाले डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम उसी तरह से ले लेते हैं, लेकिन अब मैं आपको ये केस स्ट्रक्चर के थ्रू एज का बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ केस ऑफ जो वेरिएबल है, कि कौन सा है, एज। ठीक है, अब रेंजेस डालेंगे हम। रेंजेस को देखो, पहले रेंज क्या थी, 0 से लेकर 5 तक वाली। यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 टू 5, इधर हो जाएगा आउटपुट इन्फेंट, नहीं इन्फेंट नहीं, सॉरी चाइल्ड। उसके बाद हमने बात की थी तो ग्रेटर देन 5 था, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, वैसे तो यहाँ पे 6 लिख सकते थे हम, लेकिन क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो उस वजह से मैंने काम आसान करने के लिए सिर्फ 5.5 यहाँ मेंशन कर दिया था, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा काम ईजी हो। वरना डेसिमल वैल्यूज़ के लिए जो है के स्ट्रक्चर यूजुअली नहीं पसंद किया जाता, क्योंकि इसमें उसमें कंपैरिजन नहीं आप लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 5.5 टू 17.5 एज। ठीक है, लेट्स जस्ट अज्यूम कि सिस्टम जो है वो हाफ लाइक वो 18 के बाद 18.5 और फिर 19 ही लेता है, क्योंकि वरना डेसिमल वैल्यू से साथ ये के स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो 15.000001 को भी काउंट करे, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। इसलिए तो इधर हम आउटपुट कर देंगे आउटपुट माइनर। उसके बाद जो है कि कहते हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 18 टू 59.5 कर लेते हैं इसे, तो क्या होगा इधर आउटपुट एडल्ट। और फिर उसके बाद जो है इधर जो है कि कहते हैं, आप डाल सकते हो कि 16 टू, ये वाला सब ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि आगे की जो रेंज है वो इन्फिनिट है, वरना आप इधर एक ऐसी वैल्यू भी डाल सकते हो जो कि जिससे आगे नहीं चलती,
मतलब 1000 से ऊपर तो किसी की भी एज नहीं ना होगी, वो तो वो गलत वैल्यू ही हो सकती है। तो इसलिए आप यहाँ पे बेशक 1000 लिख दो या इसको ब्लैंक छोड़ दो। 1000 ही ठीक है मेरे ख्याल से। तो इधर आप आउटपुट कर लेते हो या ब्लैंक छोड़ देते हैं, ज़्यादा अजीब लग रहा है ये। आउटपुट कर देते हो सीनियर। अच्छा, फाइनल स्टेटमेंट क्या होगी? अदरवाइज, अदरवाइज आउटपुट एरर के एज जो एंटर हुई थी वो गलत थी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंड केस। आप देख सकते हो कि हमारे लिए ये पूरा कोड 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों में आके, जो कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनों का कोड था, हमने ऑलमोस्ट 4 लाइनें बचा ली। और अगर ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता तो उस केस में ये करते 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 ऑलमोस्ट 50% पे पहुंच जाता है। इतनी लाइन आपकी बच रही होती हैं कि आप 50% तक जो है अपना बचा रहे होते हैं, टाइम भी, एफर्ट भी, और कोड की लेंथ को भी। क्योंकि हर लाइन की एग्जीक्यूशन जो है वो टाइम ज़्यादा लेती है। जैसे हमने बात की थी कि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। सूडो कोड्स को भी उन्होंने एक इंटरप्रेटर बेस्ड तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि हर लाइन की इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही है कंप्यूटर के ऊपर। तो जितने थोड़े लाइंस उतना बेहतर कोड होगा आपका। ये केस स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? सर मैं इससे ये पूछ रहा था कि हमने केस ऑफ एज लिख दिया था, उसके बाद हमने मतलब लाइक यूजर को कुछ इनपुट करने के लिए तो नहीं बोला, तो वो ऑटोमेटिकली। हमने वो ये वाली चीज़ें थी, वो मैं बेसिकली ये लिखी नहीं, ये वाली जो स्टेटमेंट्स थी ये ऊपर आएंगी यहाँ पर। ये वाली मतलब स्टेटमेंट ये जो है ना, हमने केस ऑफ एज से पहले लिखी वाली स्टेटमेंट या उसके जी जी बाद? जी जी, इससे पहले लिखी, मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पर पहले सही कहेंगे इनपुट एज। पहले यूज़र से इनपुट एज कहा जाएगा और एज को डिक्लेयर भी किया जाएगा पहले। वो मैं उस वक्त लिखना भूल गया, ठीक है। सही है। और कोई सवाल? और कोई नहीं। अच्छा, ये चीज़ आपने क्या कहते हैं की भी है वो अपने ओ लेवल में? जब अच्छा, केस काफी थ्योरी। मतलब इजी लगती थी वो लेवल में भी, अभी भी इजी अच्छा, लगती है। नहीं इसके इसके तो सवाल यार इजी आएंगे। चीज़ पता है क्या है, आगे एरेज का टॉपिक आएगा वहाँ जाके मुश्किल होने, तब तक तो कुछ भी रौला ही नहीं है ना इसका, अभी तक तो कोई रौला नहीं है। अभी जो है ना असल में इसमें सीन ये कि 3 4 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो कि मैं कंटिन्यूस एक साथ चला चला रहा हूँ। क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना अभी कॉन्सेप्ट जो चल रहा है ना, ये है आपका, मैं इधर लिख देता हूँ, बेसिक प्रोग्रामिंग से, ताकि आपको पता हो कि आपने ये चीज़ पढ़नी है ताकि आप बेसिक प्रोग्रामिंग कर सको। अ, मैंने जो चैप्टर्स हैं ना वो टेक्स्ट बुक या सिलेबस के हिसाब से नहीं तोड़े हुए, मैंने अपने हिसाब से तोड़े हुए हैं पेपर 2 के। उसकी वजह ये है कि एक्चुअल में ये चीज़ें मिक्सड हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ा रहा है, वो चीज़ स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। तो उस वजह से मैंने एक सीक्वेंस में ब्रेक किया हुआ है कि किस तरह से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो एक तो बेसिक प्रोग्रामिंग में अभी तक ये हिस्सा था आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा आ जाता है वो आपके पास आ जाता है लूप्स का। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी, और इससे पहले हमारे पास सिंटेक्स था। ये सारा सिंटेक्स है। ठीक है, अब ये इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या आ जाते हैं आपके पास, आ जाते हैं लूप्स। अगर पानी शानी पीना है तो पियो, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। यस। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं लूप्स को। लूप्स में जो है केस ये है कि बेसिकली ये यूज़ की जाते हैं टू रिपीट, नहीं, टू रिपीट अ सेट ऑफ कोड। कि कोड है, कोड लाइंस हैं, और उनके एक रिपीटेड जो है तरीके चलाना है अंडर अ कंडीशन। कि कंडीशन के तहत जो है वो आपकी जो है की जाएगी। अच्छा, कंडीशन जो है वो किसी चीज़ का ट्रू होना, किसी चीज़ का फॉल्स होना, या किसी रेंज, ये कंडीशंस हो सकती हैं। कि या तो किसी कोई चीज़ जब तक ट्रू है तब तक होती रहे, जब तक कोई चीज़ फॉल्स है तब तक होता रहे। यानी कि या तो किसी चीज़ की स्विच हो रही हो स्टेट ट्रू या फॉल्स के दरमियान में, या कोई रेंज सेट हुई भी हो, इनके दरमियान में लूपिंग हो सकती है। जिस वजह से आपके पास बनते हैं 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले लूप की जो टाइप है वो है आपका काउंटर कंट्रोल्ड लूप। ये जो काउंटर कंट्रोल्ड लूप मैंने लफ्ज़ लिखा है ना, इसको हम अपने आम ज़बान में फॉर लूप कहते हैं, लेकिन पेपर में वो अक्सर कह देता है कि राइट अ कोड यूजिंग काउंटर कंट्रोल लूप। तो तब स्टूडेंट सोचते हैं कि काउंटर कंट्रोल क्या होता है। बेसिकली वो फॉर लूप के लिए कह रहा है। तो ये नहीं कह के फॉर लूप यूज़ करें, वाइल लूप यूज़ करें, वो उसके नाम लेगा जो एक्चुअली। तो आपने इसके नाम याद रखने। इसका मकसद ये होता है कि फॉर अ नोन नंबर रिपीट द कोड फॉर अ नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस। रिपीट द कोड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटरेशंस। जैसे कि आप ये भी कह सकते हो रेंज, एक रेंज सेट हुई हुई हो जिसके अंदर जो है आपने कोड को रिपीट करना है। हम इधर कह लेते हैं कि हमने चीज़ ये डिस्कस करनी है कि हमने 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। तो द वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं हम काउंटर का। डिक्लेयर ये कुछ भी हो सकता है। डिक्लेयर आप ये वेरिएबल है अगेन, मैं इसको काउंट कह देता हूँ। अक्सर जो है मुझे यहाँ पे x या i यूज़ करते हुए तो वैसे देखोगे, लेकिन मैं अभी काउंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इंटीजर। और उसके बाद मैं इधर लगा देता हूँ कि फॉर काउंट 1 to 100। ये जो चीज़ है ना, ये इसका लोअर बाउंड कहलाती है और ये इसका अपर बाउंड होता है। यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ आप जो हैं वो आप इस तरह से सेट करते हो, और ये सारी रेंज इसको साइन हो जाती है इस काउंट वेरिएबल को। यानी कि काउंट वेरिएबल की पहले वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट गो में इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट गो में इसकी वैल्यू 3, फिर 4। और इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आउटपुट काउंट नेक्स्ट काउंट। हो क्या रहा है कि जो काउंट वेरिएबल है आपका, जब कोड पहले दफ़ा चलेगा ना, तो काउंट के अंदर वैल्यू 1 आएगी। वो 1 जो है प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट काउंट वाली जब लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये वाली जो लाइन है ना, बेसिकली ये लाइन कर रही है इसको ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट होने के साथ ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा, काउंट 1 से चला जाएगा अगली वैल्यू के ऊपर, 2 के ऊपर। 2 के ऊपर जाने के बाद जो है ये जो है कि कहते हैं एक सेकेंड, ये नेक्स्ट वेरिएबल 2 जो है नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। और ऐसा फिर 3 करते 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 100 तक वैल्यूज प्रिंट होंगी, और 100 पे आके ये कोड को रोक देगा। ये क्लियर हुआ आपको? यस। ओके। उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास आ जाती है इसमें एक और भी चीज़ थी, हाँ, इसमें एक होता है आपके पास स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन, ये स्टेप फंक्शन जो है ना, पेपर में एक या दो दफ़ा ही आज तक यूज़ करने को है, वो भी बेसिक प्रोग्रामिंग के सवालों में। लेकिन फिर भी इसको समझ लेना ज़रूरी है कि इसका क्या केस है। कि अगर मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूँ दोबारा से कोड को, फॉर, मैं एक वेरिएबल और यूज़ कर रहा हूँ फॉर एक्स, समझ लो एक्स डिक्लेयर्ड है, 1 to 100 स्टेप 5 आउटपुट एक्स नेक्स्ट एक्स। अब पता है क्या होगा? अब 5 का टेबल बेसिकली प्रिंट होगा। सॉरी, 5 का टेबल नहीं, अगर मैं इसको, सॉरी, ये ज़ीरो करना पड़ेगा मुझे। ये 0 to 100 अगर लिखा हो इस तरह से, और मैं कहता हूँ कि अब ये करें, तो अब 5 का टेबल बेसिकली प्रिंट होगा। कि फर्स्ट गो में जो है वैल्यू प्रिंट होगी आपके पास 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। इस तरह से 5 स्किप होके प्रिंट हो रही हैं अब वैल्यूज़। स्टेप 4 लगाऊंगा तो स्टेप 4 दफ़ा स्टेप करेगा, स्टेप 20 लगाऊंगा तो 20 दफ़ा स्किप करेगा। बेसिकली स्टेप जो है ये आपको बता रहा है फॉर स्किपिंग वैल्यूज़। ये आप वैल्यूज़ को स्किप करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हो, टू स्किप वैल्यूज़, कि कितनी वैल्यूज़ को स्टॉप के आपने आगे जाना है, कितने स्टेप आपने आगे लेने हैं।
जो नॉर्मल सेटिंग होती है ना वो स्टेप 1 होती है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई तो स्टेप 1 कंसिडर किया जाएगा, यानी कि किसी को स्किप नहीं करना, हर एक वैल्यू को आउटपुट करना है। याद रहे कि ये जो रेंज होती है, ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड मैंने सेट करवाए थे कि एल बी एंड यू बी आर ओनली इंटीजर, इसकी जगह पर आप डेसिमल नंबर नहीं डाल सकते हो, फ्रैक्शंस नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होगा कि 3.5 दफ़ा इटरेट करें ना, 3 दफ़ा इटरेट करें, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, होल नंबर्स में अपने इटरेशन डाल। प्लस इसको जो है कि कहते हैं नेगेटिव रेंज भी दी जा सकती है कि वो -5 से लेकर जो है 20 तक चले, ये भी आपको अलाउड है करना। ऑल दो हाँ अलाउड है, यस अलाउड, आप कर सकते हो उसके लिए कि अगर आपने किसी कोड में जो है उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करना है तो फिर आप वो -5 से लेकर 30 दफ़ा चलोगे। उससे बेसिकली इन दोनों की डिफरेंस जो बन रहा है ना, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू है, लाइक 5 से लेकर 20 तक, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा। डिफरेंस क्या बनता है 15, तो 15 दफ़ा उससे कोड को चलाना है। उसलिए कंसर्न नहीं करता कि अपर बाउंड क्या है लोअर बाउंड क्या है। हाँ ये बात याद है कि लोअर बाउंड हमेशा छोटा होना चाहिए अपर बाउंड से। ऐसा ना हो कि पहले आप यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू लिख दो, यहाँ पे छोटी, उल्टा नहीं चलेगा। 5 से 1 चलाओगे वो नहीं चलेगा, वो गलत होगा। हमेशा पहले छोटी वैल्यू आएगी, बाद में बड़ी वैल्यू आएगी। इस चीज़ के ऊपर कि कोड को उल्टा कैसे चलाना है, एक सवाल आया हुआ है जो कि मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर 22 के पेपर 2-3 में है, वेरिएंट 2-3 के अंदर जो है ये सवाल मौजूद है। और इसको इंशाल्लाह जो है हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, वो बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना जब हम एरेज का टॉपिक करेंगे तब, क्योंकि उससे तब कहा हुआ है कि कोड उल्टा चला के दिखाओ रिवर्स ऑर्डर में। बल्कि हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम उसको देख सकेंगे क्या करना है। अभी इधर मैं ही डिस्कस कर दूंगा उसको, तब भी हम डिस्कस करेंगे, अभी भी मैं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल आपका? नहीं सर, ओके। बाकी बस मैं एक चीज कंफर्म कर रहा था, स्टेप फंक्शन जो था वो ओ लेवल में नहीं था, अगर मुझे सही से याद है। अच्छा, ओ लेवल में नहीं होगा, इधर भी जो है इसका यूज़ नहीं है। मैं आपको जितने भी सवाल कराऊंगा मैं आपको कभी भी यूज़ करता नहीं नजर आऊंगा ये, लेकिन ये है तो मैंने पढ़ा हम्म, दिया अभी सही तक है। इस तरह। हाँ, वैसे इजी, मतलब अगर यूज आया हाँ भी तो कर सकते हैं आराम से। जी बिल्कुल, इससे आसान हो जाएगा कोड। इससे काफ़ी ज़्यादा कोड्स हैं जो कि आसान हो जाएंगे, जिस तरह से अगर वो कोई टेबल प्रिंट करना हो कहते थे कि किसी नंबर का टेबल प्रिंट करो तो बड़ा आसान है, तो ये नंबर स्किप करते चले जाओ, कोई रौला ही नहीं है। वरना वैसे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन का कोड लिखना पड़ेगा, वैसे कर लो, दोनों तरह कोई मसला नहीं है, आप दोनों तरह कर सकते हो। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो लूप आ जाता है, टाइप ऑफ लूप आ जाती है, वो है प्री कंडीशन लूप, जिसे कि हम वाइल लूप बोलते हैं। वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है कि ये रन करता है, रन्स वाइल द मेंशन्ड कंडीशंस। ये स्टेटमेंट जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ ना, ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि ये लूप किस तरह से काम करता है। कंडीशन, कंडीशन एक भी हो सकती है, कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू है, ओहो, कि जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी आइट्रेशंस होंगी। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई, कोड आपका रुक जाएगा, एरर नहीं दे रहा, रुक जाएगा कि बस काम हो गया खत्म। इसके ऊपर भी हम वही चीज़ करते हैं कि हमने इधर से डिक्लेयर कर प्रिंट आउट करने थे नंबर्स, उससे क्या कहते हैं, 1 से लेकर 100 तक के नंबर हैं। अगर हमने वहाँ से नंबर प्रिंट करने हों तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर वाइल। अच्छा, अब जो है कि कोई आप देखोगे इसके अंदर कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ तो देखो ना असाइनमेंट का फंक्शन हुआ है, जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट किया जाता है ना तो उसको उसकी पहली वैल्यू असाइन करनी ज़रूरी होती है इसमें, उसके बगैर यहाँ पे नहीं चल सकता। तो इधर मैं अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ कि डिक्लेयर एक्स इंटीजर, और उसके बाद मुझे एक्स को पहली वैल्यू देनी पड़ेगी वरना एरर आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि वाइल
x x is लेस देन और इक्वल टू 100 डू। ये डू जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ वेब पर आपको डू मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, तो डू जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख लो तो कोई मसला नहीं कि जब तक x लेस देन इक्वल टू 100 है तब तक क्या करो, यहाँ पर आप आउटपुट करो x को और x को इंक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड वाइल। इससे क्या होगा कि आपके पहली वैल्यू x की क्या थी, 1 थी, 1 आउटपुट हुई, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई, कंडीशन चेक हुई, अभी x लेस देन इक्वल टू 100 है ना, दोबारा से आउटपुट करो, 2 आउटपुट हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगी, फिर आउटपुट होगी 3, करते 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 जब ये 100 तक पहुंचेगी तो मुझे बताओ ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी ना, अभी तो ट्रू थी, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो 100 से ऊपर नहीं वैल्यू जा सकती, कोड रुक जाएगा आपका। अब यहाँ पर अच्छा ये वाली बात समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक बात आ जाती है कि रिवर्स ऑर्डर में कैसा से चलाना है। रिवर्स ऑर्डर वाला सवाल अभी यहाँ पर जो है सीख लेना, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाओगे ना सवाल पर, तो जिससे इसको रिवर्स ऑर्डर में करना नहीं सीखा हुआ उससे नहीं हुआ सवाल। सिंपल बात ये है कि हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हमने कहना था कि 100 से 1 प्रिंट करो, अब यानी कि 100 से 1 को प्रिंट करो। क्या किया जाएगा कि हम x को इनिशियली 100 पे सेट कर देंगे और लिखा जाएगा वाइल x इज ग्रेटर देन 1। जब तक x ग्रेटर देन 1 है, या फिर जो अगर 1 को भी प्रिंट करना है तो फिर हम कह देंगे वाइल x इज ग्रेटर देन 0 डू। वो क्या करेगा, वो करेगा यहाँ पे आउटपुट x, और x को कर दिया जाएगा x माइनस 1 एंड वाइल। अच्छा, फॉर लूप पे ना एंड फॉर नहीं लिखते हो, फॉर लूप में नेक्स्ट x जो है ये आ जाता है, या नेक्स्ट जो भी वेरिएबल है वो लिखा जाता है, यहाँ पर एंड लिखा जाता है। अब देखो क्या होगा, पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 100, 100 के बाद x माइनस 1 किया जाएगा, कंडीशन को चेक किया जाएगा, 99 ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो अभी तक भी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे चलेगा। फिर उसके बाद माइनस 1 मजीद हुआ, 98 आ गया, 98 भी ग्रेटर देन 0 होता है, वो भी प्रिंट होगा। करते 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 जब ये वैल्यू आपकी 1 तक आ जाएगी और माइनस 1 होगा, क्या आ जाएगी, 0, तभी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, और 0 फिर उसके बाद प्रिंट नहीं होगा, ये क्योंकि ये फॉल्स हो गई तो एंड वाइल की तरफ चला जाएगा। ये जो रिवर्स ऑर्डर प्रिंटिंग है ना, ये आगे एरेज के सवाल में आई थी, जिस वजह से मैंने इसको स्पेशली यहाँ पर करा दिया, ताकि आपको जब आप वहाँ उस वाले सवाल पे जाओ तो आपको पता हो कि रिवर्स ऑर्डर में कोई भी वेरिएबल को किस तरह से लेके चलते हैं। उसमें बेसिकली लीनियर सर्च का कोड था, आपके ओ लेवल में लीनियर सर्च थी ना 1D एरेज पे? आई थिंक सो सर। एरे के कुछ सारे याद तो आ एलिमेंट्स रहा को सर्च करना होता था, कोई वैल्यू है। ढूंढनी होती एरेज थी तो ना। थे तो मुझे पता, बट मुझे ये सर्च वाला कमांड नहीं पता था या नहीं था। अच्छा, नहीं कमांड नहीं थी, कोड लिखा जाता था कि ताकि आपको एक वही कोड वैल्यू ढूंढ सकें उसमें से, वो नहीं होता था। मुझे याद तो आ रहा है, आई थिंक होता था। अच्छा, खैर वो एक सीक्वेंस में चलती थी, उससे सीक्वेंस ये होता था कि पहले आप पहले वाली एरे इंडेक्स को चेक करते थे, मतलब लाइक अगर आपकी एरे ये है, अ, इस तरह से आपकी अगर एरे बनी हुई है, तो पहले ये वाला बॉक्स चेक होता था, फिर ये वाला बॉक्स चेक होता था, फिर ये वाला बॉक्स होता था, इधर आ जाता कि वैल्यू आपकी ट्रू मिल गई, वो मैच हो गई। एग्जामिनर ने उस टाइम पे क्या बोला आपको, यानी कि जो जिस सवाल के अकॉर्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ, कि एग्जामिनर ने कहा आपने शुरू इधर से करना है, शुरू आप एरे इससे करो, यानी कि इंडेक्स 1 2 3 4 है तो इससे करो। अब जिस स्टूडेंट को ये रिवर्स वाला काम नहीं ना आता था, वो तो नहीं कर सकता इस चीज़ को, उसको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या लिखूँ। लेकिन वरना ये बड़ा सिंपल था कि यहाँ पे वाइल लूप के साथ आपने एरे इंडेक्स को 4 से शुरू करना था और 3 2 1 उल्टे ऑर्डर में चलना था आपने। तो ये उस सवाल में यूज़ होगा आगे, इस वजह से मैं जो हूँ इसको यहाँ पे अभी इस तरह से लिखवा के करा रहा हूँ। उसके बाद खैर तीसरी और आखिरी जो है लूप की टाइप आ जाती है आपकी, विच इज़ रिपीट अनटिल लूप। इसे रिपीट अनटिल नहीं, सॉरी, कहते रिपीट अनटिल तो हमने नाम रखा हुआ है, इसको कहते हैं पोस्ट कंडीशन लूप। ये जो ऊपर वाला था ये हमारे पास, इसको मैंने लिखा था प्री कंडीशन लूप, यस,
पोस्ट कंडीशन लूप, जिसको कि हम वैसे कहा जाता है रिपीट अंटिल लूप। रिपीट अंटिल लूप में क्या हो रहा होता है कि इट आइटरेट्स until the given condition gets true। यानी कि जब तक वो कंडीशन जो गिवन थी जब तक वो फॉल्स है तो चलता रहेगा, until वो ट्रू हो जाएगी तो फिर रुक जाएगा। यानी कि जब तक वो कंडीशन फॉल्स है तो आपकी आइटरेशन होगी, और जैसे ही वो कंडीशन आपकी हो गई ट्रू, कोड आपका स्टॉप कर जाएगा। अब रिपीट अंटिल लूप किस तरह से लिखा जाता है, उसमें भी केस सेम ही होता है कि अगर हम यहाँ पे वो वेरिएबल x एज्यूम कर लेते हैं कि वो डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो जो कर देते हैं, चलो डिक्लेयर x इंटीजर, और x को मैं इनिशियल वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1, और इधर मैं लगा देता हूँ रिपीट इधर आ जाएगा आपके पास आउटपुट x, और उसके बाद x को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। सर मैं कह रहा और था जब हम एक्स को वैल्यू पुट करते हैं, मैंने जो मतलब ओ लेवल में किया था वो तो इक्वल इक्वल टू साइन भी पुट कर सकते हैं उसकी जगह। नहीं, इधर देखो वो केस ये है कि इज इक्वल्स टू साइन जो है ना 9608 कंप्यूटर साइंस में भी होता था, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया कि ये कंपैरिजन के लिए है और असाइनमेंट के लिए आप ये यूज़ करते हो। सही। इवन अच्छा, इन तो इक्वल टू पाइथन भी। साइन यूज नहीं कर सकता। हाँ नहीं, अब नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। उस पर एंड फॉर भी होता था, फॉर के बाद एंड फॉर होता था, अब उन्होंने वो नेक्स्ट कर दिया है। अच्छा, एक और केस जो है, क्योंकि उसकी मैं बता देता हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना उसके अंदर ये जो है कि कहते हैं असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, सिंगल इज इक्वल्स टू असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। तो उसमें कंपैरिजन का ऑपरेटर कोई और होता है फिर, क्योंकि एक्चुअल प्रोग्रामिंग में दिस इज यूज फॉर असाइनमेंट, जो आप कह रहे हो वो बात ठीक है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इज इक्वल्स टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है। और कंपैरिजन के लिए वो कुछ और करते हैं जो वो एक्चुअल मैथमेटिक्स इक्वल टू होता है। तो पाइथन में जैसे वो डबल इक्वल टू होता है, पाइथन में डबल इक्वल टू का मतलब है कि वो मैथ वाला इक्वल टू, और ये जो है आपका ये इज इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो यस, वो केस आपका ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन अब उन्होंने पाइथन में ये डिफरेंस कर दिया है कि एरो इज़ फॉर असाइनमेंट, इज इक्वल टू इज़ फॉर कंपैरिजन। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अनटिल, रिपीट अनटिल। अनटिल कौन सी कंडीशन ट्रू हो, अनटिल x इज ग्रेटर देन 100। x ग्रेटर देन जब 100 हो तब रुक जाना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लिख दो कि पता है क्या होगा, 100 नहीं प्रिंट होगा तब। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखोगे फिर 100 नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि 100 वाली कंडीशन पे आके बात सच हो जाएगी और वो कोड को रोक देगा। क्या होगा, पहली वैल्यू 1 प्रिंट होगी, x इंक्रीमेंट होगा, चेक किया जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 100, नहीं फॉल्स है भी कंडीशन, तो ये प्रिंट होगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन चलेगी, 3 बनेगा, ये 3 लेस देन 100, बिल्कुल ठीक। करते 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 99 भी प्रिंट हो जाएगा, एंड इस वाले कोड के केस में 100 भी प्रिंट हो जाएगा। अगर इक्वल टू लगा होता तो फिर 100 प्रिंट ना होता, और 100 पे आके कोड को रोक दिया जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? यस। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपके यहाँ पर लूप्स भी जो हैं बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं। लूप्स के बाद अगली चीज़ कौन सी थी? अगली चीज़ थी आपकी बिल्ट इन फंक्शंस। क्यों नहीं रहा? बिल्ट इन फंक्शंस किधर हैं? किधर गया? डाउनलोड्स में है मेरे ख्याल से। इंट्रो बिल्ट इन फंक्शंस, ये वाला है? नहीं, किधर गया?
मिल ही नहीं रहा, एक सेकेंड। पेपर 2 टॉपिकल लेटेस्ट, ये अच्छा। अब आओ इस तरफ ज़रा, एक नई विंडो की तरफ। ये तो क्यों खुले हैं, इग्नोर। अच्छा, ये इंसर्ट जो है ना आपको आपके पेपर में गिवन होता है, ये मैं भेज भी दूंगा आपको, टॉपिकल्स में भी मौजूद है जो फोल्डर है। सीन क्या होता है कि इस वाले इंसर्ट के अंदर इसने जो है चीज़ें अपडेट की हुई कुछ, जो कि ये नया वाला है ना, यस ये नया वाला है, जो कि पिछले वाले इंसर्ट्स पे आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा गौर कर लेना कि ये वाला यूज़ करना। अगर फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो और उस पर इंसर्ट खोल रहे हो ना, तो ये वाला खोलना, पुराने वाले ना खोलना। कुछ मार्किंग स्कीम्स आपको पुराने वालों के हिसाब से मिलेगी, लेकिन ये आपकी करेक्टेड फॉर्म है जिसके अंदर के तमाम पिछले कोर्स के अंदर जो एरर थी वो भी खत्म हो गई। इससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि बेसिकली कोई ना कोई प्रोग्राम कोड आपको, मतलब उसको कुछ वैल्यूज आप देते हो पैरामीटर में और वो आपको काम करके खुद ही दे देते हैं, वो काम आपको खुद नहीं करना पड़ता। सीन क्या है, सबसे पहले आपके पास स्ट्रिंग फंक्शन में है लेफ्ट, राइट और मिड। वैसे तो मैं ये कहता पूरे डॉक्यूमेंट में लिखवा के बताता था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब उन्होंने ये इस तरह से बड़ा अच्छा लिख के दे दिया और ये खुद से बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया पहले के मुकाबले में। तो सीन क्या है कि इसको आप, ये जो लेफ्ट फंक्शन है, इसको आप दो पैरामीटर्स देते हो, एक स्ट्रिंग का नाम या एक वो स्ट्रिंग खुद से, या फिर और उसके साथ साथ उसकी वैल्यूज के। ये जैसे लेफ्ट वाला फंक्शन है तो इसको आप लिख देते हो इधर से लेफ्ट माई एस टी आर फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और वहाँ पे कहते हो 4, तो ये उसके लेफ्ट साइड के 4 मोस्ट करेक्टर्स आपको वापस कर देगा, लेफ्ट साइड से 4 करेक्टर्स। जिस तरह से इधर से दिया हुआ था कि लेफ्ट ABCDEFG 3, तो इससे ये लेफ्ट साइड से 3 करेक्टर्स उठाकर आउटपुट कर दिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अच्छा इससे यहाँ पे कुछ बातें पहले से एक्सप्लेन की हुई जो कि मैंने पहले भी बोली थी कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मे बी कंसिडर टू बी आइदर अ टाइप ऑफ करेक्टर और स्ट्रिंग। जिसकी लेंथ 1 है, लेंथ का मतलब ये कि उस पर एक ही करेक्टर हो, तो उसका आप स्ट्रिंग भी कंसिडर कर सकते हो, उस पर भी। अ करेक्टर मे बी असाइन टू और कॉन्केटिनेटेड विद अ स्ट्रिंग। एक करेक्टर वेरिएबल जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल को भी दिया जा सकता है, और उसको एक स्ट्रिंग और एक करेक्टर को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, कोई मसला नहीं उसमें भी। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 1 कैन नॉट बी असाइन टू अ करेक्टर, यानी कि जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है ना, वो उसके साथ नहीं जोड़ सकता एक करेक्टर के साथ, लेकिन करेक्टर स्ट्रिंग के साथ जाके जोड़ सकता। सीन क्या है इसके अंदर कि राइट साइड के ऊपर, राइट साइड से वो कहता है कि राइट फंक्शन भी इसी तरह से काम करेगा कि उसने ये वाला स्ट्रिंग दिया और राइट फंक्शन 3 के साथ लगाया, तो राइट साइड से ये आपके पास 3 आ जाएंगे और ये स्ट्रिंग आ जाएगा। इधर कोई वेरिएबल भी आ सकता है, जिस तरह से आप इधर लिख सकते हो राइट माई एस टी आर, और कोई भी इसको वैल्यू दे सकते हो कि यहाँ पर आपने 7 करेक्टर्स उठाने हैं राइट साइड से, तो वो राइट साइड से शुरू करके 7 करेक्टर्स को उठाएगा और सेम सीक्वेंस में आउटपुट करेगा। देखो इसका सीक्वेंस ही उल्टा, सीक्वेंस सेम रहा है, सीक्वेंस ही उल्टेगा उस केस में, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपके पास तीसरा फंक्शन आ जाता है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, 3 पैरामीटर लेता है, एक स्टार्टिंग पोजीशन लेता है और एक आपसे लेता है क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, वो ले रहा होता है। जिस तरह से इसे लिया ABCDEFG 2 3, ये जो है ना, ये स्टार्टिंग पोजीशन है आपकी, और ये आपके पास करेक्टर नंबर है, यानी कि सेकेंड पोजीशन से 3 करेक्टर उठाने, 1 2 3, तो BCD आपके पास बाहर आ जाएगा इसमें से। आप जितने मर्जी करेक्टर चाहो उठाओ, जितने कम मर्जी कम उठाना चाहो, एक भी उठा सकते हो, जीरो नहीं आ सकता यहाँ पर।
दोनों में किसी का 0 नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं उठाया जाएगा, एक 1 होना चाहिए एटलीस्ट। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, कौन से वाले करेक्टर से शुरू करना है? दूसरे करेक्टर से शुरू हुए, 3 करेक्टर्स उठा लिए यहाँ से, 1 2 3। इन तीनों में कोई भी सवाल आपका? नहीं सर। बट सर अगर मिड में हम लेफ्ट की तरफ उठाना चाहें करेक्टर तो वो पॉसिबल है? लेफ्ट साइड से हम उठाना शुरू करेंगे, राइट साइड से नहीं उठा सकते। ये लेफ्ट साइड से उठा रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से उठा नहीं सकते? लेफ्ट साइड से उठा रहे हैं, राइट साइड से नहीं उठा सकते मिड फंक्शन में। अच्छा चलो। ये लेफ्ट साइड से उठ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से दूसरा करेक्टर है ये लेफ्ट साइड से दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्टर। नहीं वो स्टार्टिंग पोजीशन नहीं सर, वो करेक्टर जितने में चूज करना है। वो मतलब फॉर एग्जांपल नहीं नहीं, वो लेफ्ट साइड से ही होगा, वो लेफ्ट साइड से ही होगा। ये देखो ना, ये लेफ्ट साइड से शुरू हुआ, 1 2 3, इधर से नहीं कर सकते। मिड फंक्शन में इधर इधर से से नहीं कर सकते। नहीं। नहीं। सही है सही है। लेंथ का फंक्शन ये होता है कि जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर रहा है कि इसमें कितने करेक्टर मौजूद हैं। याद रहे कि स्पेसेस को भी काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नहीं काउंट होते स्पीच बॉक्स, उसके अंदर स्पेसेस भी काउंट होती हैं। इन टोटल 10 होता है। एक स्टैंडर्ड एजम्पशन ये है कि जब आपको ये स्ट्रिंग दिया जाता है तो इसकी स्पेस एक करेक्टर जितनी होती है, अनलेस स्टेटेड कि एक से ज़्यादा हो, वरना एक ही ज्यूम की जाती है कि एक है। अगर इस तरह से बना हुआ है तो ये इसको एक ही स्पेस है, कभी भी नहीं आप कहोगे कि इसमें 2 स्पेसेस डली हैं। उसके बाद आपके पास 2 होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर। इन्होंने वो रिमूव कर दिए बाकी वाले, हाँ यस। 2 अपर और 2 लोअर ये करता है कि 2 अपर में आप कोई भी करेक्टर या स्ट्रिंग दोगे ना, तो ये उसको अपर केस में कर देगा, और अगर करेक्टर भी दोगे तो वो उसको अपर केस पे ले जाएगा। इसमें आप स्ट्रिंग दे सकते हो या करेक्टर दे सकते हो, बाकी दूसरे नंबर नहीं आ सकते। ये जो 803 है ना, आप देख सकते हो ये 803 स्ट्रिंग के अंदर है, इस वजह से इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं डायरेक्टली इसको 803 देता तो एरर आ जाती क्योंकि वो इंटीजर हो जाती, लेकिन ये स्ट्रिंग में है तो इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप एज्यूम किया जा रहा है। एंड टू लोअर जो है वो किसी करेक्टर या किसी स्ट्रिंग को लोअर केस पे ले जाता है, सारे करेक्टर जो है वो लोअर केस में चले जाते हैं। ठीक हो गया ये दोनों भी? जी सर। अच्छा, उसके बाद num to str ये होता है कि आपके पास कोई, आपने दिया हो इधर रियल या इंटीजर, ये उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है। देखो num to str 87.5 दिया गया, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में 87.5 बन गया। और अगर x नेगेटिव वैल्यू होती तो इसके अंदर ये वाला करेक्टर भी इंक्लूडेड होता, यानी कि माइनस वाला करेक्टर भी साथ आ जाएगा अगर नेगेटिव वैल्यू है। और इंटीजर होती तो वो कन्वर्ट हो जाता। याद रहे कि ये जितने भी ऊपर स्ट्रिंग फंक्शंस बने हैं ना, ये हम इंटीजर्स पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इंटीजर्स पे लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये वाली कन्वर्जन करनी पड़ेगी, पहले num to str वाली कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ताकि हम उसके ऊपर स्ट्रिंग वाले फंक्शन लेफ्ट राइट वगैरह कर सकें। ठीक हो गया? जी सर। उसके बाद जो है कि कहते हैं str to num, ये होता है कि जिसके अंदर के आप एक स्ट्रिंग या करेक्टर डेटा टाइप दोगे और वो कन्वर्ट होके रियल और इंटीजर आ जाएगी। ये देखो, ये आपके पास जो है ये रियल या इंटीजर बन के आ गई। याद रहे कि अगर ये स्ट्रिंग होता 23a, तो इसकी कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। ये a क्योंकि इंटीजर या रियल वैल्यू नहीं है, माइनस होता तो माइनस साइन आ जाता लेकिन साथ। अब क्या है कि स्ट्रिंग के ऊपर जो नंबर होता है ना, स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर होता है उस पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिव मॉड नहीं चल सकता, उस पर ये चीज़ें नहीं चल सकती, उस पर कंपेरिजन भी नहीं हो सकते। उस पर मैथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए उसको स्ट्रिंग से नंबर बनाना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स जब आपने करना है तब आपने ये वाली चीज़ करनी है, जब आपने स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करना है तब आपने ये वाली कन्वर्जन करनी है। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा, उसके बाद इज नम आपके पास आ जाता है। इज नम जो है बेसिकली एक स्ट्रिंग या करेक्टर डेटा टाइप के को चेक करता है कि इसमें जो चीज़ लिखी है वो एक नंबर है या नहीं। जिस से मैंने बताया था कि दिस इज अ नंबर, न्यूमेरिक स्ट्रिंग चेक करता है, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये दोनों न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है, बाकी सारे न्यूमेरिक स्ट्रिंग हैं। क्योंकि इसमें सारे नंबर्स मौजूद है, इसमें नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स मौजूद होंगे, नंबर और अल्फ़ाबेट का मिक्स होगा या वो होंगे तो नहीं होगा।
ये ASCII और CHR वैल्यूज क्या होती हैं? ASCII जो होती है वो बेसिकली किसी नंबर के ASCII वैल्यू रिटर्न कर रही होती है। जैसे से A की ASCII 65, B की ASCII 66 रिटर्न हो रही है। करेक्टर उसको पास करते हैं और उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न हो जाती है, जो कि हमने ASCII करेक्टर सेट्स पढ़े थे उसमें। याद रखिए, आपने याद सिर्फ ये रखनी है A, B, C एंड D, इनकी वैल्यूज याद रखना कि सीक्वेंस में होती हैं ये हमेशा। A की वैल्यू का 65 है तो ये 66, ये 67 और ये 68। कोई भी करेक्टर सेट की वैल्यूज A से लेकर Z तक सीक्वेंस में चल रही होती हैं। अगर आपको B की कोई भी वैल्यू बताई जाए, फॉर एग्जाम्पल यूनिकोड में अगर B की वैल्यू वो कहता है कि जी इस पे जो वैल्यू है वो 103 है, तो C की वैल्यू ऑटोमेटिकली 104 होगी, कुछ और नहीं होगी। ये भी बात याद रखना कि वो आपके साथ कन्वर्जन का कोई सवाल दे सकता है कि एस की उसका न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगी और CHR उस नंबर की अल्फाबेटिकल वैल्यू रिटर्न कर रही होगी। ठीक हो गया? नहीं, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, हमने ऐसी करेक्टर सेट्स पढ़े थे, वो याद है? एस की करेक्टर सेट, वो यूनिकोड एक्सटेंडेड एस की, हम्म उसके अंदर केस क्या होता है कि हर वैल्यू की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसा से ए अल्फ़ाबेट्स की ABCD है, ए की वैल्यू होती है 65, बी की वैल्यू होती है 66, सी की वैल्यू होती है 67 और डी की वैल्यू होती है 68। होगा क्या कि जब आप ASC करेक्टर ए के ऊपर लगाएंगे, ये स्ट्रिंग पे नहीं लगता है, सिर्फ करेक्टर पे होता है, तो आंसर में आ जाएगा आपके पास 65, यानी कि वो ए की एस की वैल्यू आपको दे देगा। और जब आप CHR 65 लगाएंगे, यानी कि ये एस की थी और इसको आपने करेक्टर वैल्यू इसकी पूछी कि इस एस की करेक्टर वैल्यू क्या है, तो आपको उसका करेक्टर रिटर्न हो जाएगा। ये सही। बात समझ आई? मैं उसके यस। बाद अगली अगली बात ये बोली थी कि हर जो आपका करेक्टर सेट होता है, कोई भी करेक्टर सेट हो, वो कहेगा ये करेक्टर सेट है आपका, फलाना ढिमकाना कुछ भी है जो हमने पढ़े हैं उसके अलावा भी, वो कहते हैं कि ये करेक्टर सेट एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या कह रहे हैं उसका नाम, न्यू सेट है उसका नाम, इस नाम से एक नया करेक्टर सेट बना है जिसके अंदर के बी की वैल्यू जो है वो सेट की गई है 99। बताएं ए की क्या वैल्यू होगी? तो आपने बगैर सोचे समझे 98 लिख देना। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में होती है। सी की वैल्यू पूछता है वो कि सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू जो है वो 100 होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू 101 होगी। सीक्वेंस में चलती हैं वैल्यू, किसी भी कैरेक्टर सेट की बात हो रही हो, ये वैल्यू सीक्वेंस में होती है ए बी सी डी की, मतलब ए से लेकर जी तक सबकी, लेकिन हमने ए से लेकर डी तक की याद रखनी होती है इस तरह से, क्योंकि ये जो है ना आपको पेपर 1 और पेपर 2 में वो पूछ रहता है इन चार। ये समझा रहा था बस। क्लियर हो गई बात? जी जी। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिक फंक्शन आ जाते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन आपके पास ये इंटीजर का है। इंटीजर क्या करेगा, ये रियल वैल्यू को लेकर उसकी इंटीजर पार्ट रिटर्न कर देगा। ये उसी तरह से काम करे जैसे डिव फंक्शन नहीं था, ये उसी तरह से काम कर रहा होता है। डिव ये होता है कि सिवाय के दो नंबर की डिवीजन करता है आपस में। अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसका डेसिमल से पहले वाला पार्ट रिटर्न कर देता है, इंट। इंट उसका डेसिमल से पहले वाला पार्ट रिटर्न कर देगा। और RAND फंक्शन यानी कि रैंडम फंक्शन क्या कर रहा होता है कि जीरो से लेकर उस नंबर तक का कोई भी रैंडम रियल वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब अगर आपको इंटीजर चाहिए हो तो ऑफकोर्स आप इस पर इस्तेमाल करके इंटीजर निकाल सकते हैं। इस पर RAND 87 लगाया गया, तो 0 से लेकर 87 के दरमियान में कोई सा भी, अच्छा नॉट इंक्लूसिव ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि ये 87 नहीं है बेसिकली, ये 87 नहीं होता, ये क्या होगा, 0 से लेकर 86.9999999 जितनी भी आपकी इंटीजर लिमिट है उस तक के 9, लेकिन 87 नॉट इंक्लूसिव। ठीक हो गया? ये इतनी रेंज में निकालता है, कोई भी रैंडम वैल्यू उससे निकाली जिस तरह से कि आपके पास ये वाली थी। ये दोनों समझ आए? यस। अच्छा, बस ये डेट मेरे ख्याल से थोड़े से रह गए, एक दो, हाँ बस ये रह गए, तरह से डेट फंक्शन रह गए, उसके बाद फिर आप छुट्टी कर लेना। डेट फंक्शन क्या है कि अगर आप उसके ऊपर डे लगाते हो, तो ये जो तारीख जिसको हम डेट बोल रहे होते हैं ना, डेट फंक्शन, ये डेट का ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम तारीख बोल रहे थे कि आज ही तारीख है, 8 तारीख है आज आज, तो उसको प्रोग्रामिंग में डे कहा जाता है। तो जब आप डे लगाते हो किसी भी डेट के ऊपर, तो उसकी वो वाली वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक हो गया? मंथ लगाते हो तो मंथ के केस में ये सेकंड वाला पार्ट रिटर्न हो जाता है।
एंड ईयर लगाते हो तो उसका ईयर वाला पार्ट रिटर्न हो जाता है। उसके बाद जब आप लगाते हो डे इंडेक्स, किसी डेट के ऊपर डे इंडेक्स जब आप लगाते हो तो बेसिकली ये दिन रिटर्न हो रहा है, पीर मंगल बुध वाला, वो बेसिकली संडे मंडे ट्यूसडे रिटर्न, अब वो रिटर्न होता है लेकिन एक नंबर की फॉर्म में रिटर्न होता है। इसलिए बताया कि संडे की वैल्यू 1 है, मंडे की वैल्यू 2 है, ये भी ऑर्डर में होती है, यानी कि ट्यूसडे की 3 होगी, वेंसडे की 4, थर्सडे की 5, फ्राइडे की 6, सैटरडे की 7, फर्स्ट डे संडे, लास्ट डे सैटरडे। सेट डेट, सेट डेट क्या करेगा कि आप इसको 3 इंटीजर वैल्यूज दो कि 26/10/2003, तो ये इसकी डेट बना के, यानी कि इस फॉर्म में डेट बनाकर जो इसकी रिटर्न कर देगा आपको, 3 इंटीजर वैल्यूज लेकर उसकी डेट बनाकर आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, बाकी रह गया नाउ। नाउ क्या करता है, वो आज की करंट सिस्टम की डेट जो है रिटर्न कर देता है, जो सिस्टम में डेट चल रही होगी वो रिटर्न हो जाएगी। पेपर में अनलेस नॉट स्टेटेड, तो सिस्टम की डेट आज की डेट होगी, जो भी जिस दिन भी बैठ के आप पेपर दे रहे हो, अनलेस स्टेट ना किया गया कि आज ही डेट है। ठीक हो गया, इन डेट फंक्शन में कोई सवाल आपका? नहीं सर। अच्छा, बाकी ये टेक्स्ट फाइल का एक फंक्शन है, ये हम जब टेक्स्ट फाइल्स पढ़ेंगे ये तभी आपको समझ आएगा, अभी आपको सब कुछ भी समझ नहीं आना। ऑपरेटर्स मैंने आपको सारे पढ़ा दिए और कंपैरिजन ऑपरेशन भी मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए।